पर अपनी पार्टी के भीतर की भी टेढ़ी मेढ़ी राजनीति से आप परेशान हो रहे हैं। आप ये भी प्राउडली कहते थे कि नीतीश अपनी विरासत मुझे सौंपने जा रहे हैं। 2021 में जब ये डिसाइड किया कि हम ये काम अब नहीं करेंगे, और उसके साथ भी एक राइडर है, वो ये कि हमने देख लिया कि हमने जिसको राजा बनाया उसने जनता के लिए कुछ नहीं किया। आपके नेता कहते हैं कि बिहार की बर्बादी के कारण जो दो सबसे बड़े नेता हैं लालू और नीतीश, इनको एक साथ प्लेटफॉर्म पर लाने का मतलब ये है ना कि बिहार की बर्बादी में आपके नेता का भी योगदान था। सम्राट चौधरी ने सौदेबाज, लाइजनर, इस तरह पॉलिटिकल राजनीतिक सौदेबाज, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये सारे वाक़ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में रिपोर्टेड हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब गलत हैं, आप खारिज करते हैं? इन सब बातों को अभी क्यों उठाया जा रहा है, एक बार इस पर सवाल नहीं किया जाए? मैं बिल्कुल सवाल करता हूँ। जो कहा गया, मंच से भी जो कहा गया प्रशांत जी के द्वारा, उसमें यही कहा गया था कि हमारे पास समाज को हमने 5 वर्गों में बांटा है, जातियों और धर्मों में नहीं, और उन 5 वर्गों में हर वर्ग में काबिल लोग हैं, लेकिन उन्होंने सारे लोगों से बातचीत करके ये डिसाइड किया कि जन स्वराज पार्टी में जो सबसे नीचे के दर्जे पर हैं उसके काबिल इंसान को पहला हक दिया जाए अध्यक्ष पद का। हमने वो कौन से आरोप लगाए हैं जो गलत दिखाई दे रहे हैं? आप जनता से पूछिए, जो भी आरोप लगाए गए हैं उसका किसी ने कभी खंडन किया? सवाल ये जेन्युइन है क्योंकि आपने कहा था तीसरी किस्त लाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे, उस ऑफिसर को बेनकाब करेंगे जिसने दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दे दिया था। वो ऑफिसर कौन है सर? उनको कब कोर्ट लेके जा रहे हैं, जेल कब भिजवा रहे हैं, या सिर्फ जनता के बीच में नैरेटिव बना रहे हैं? ऐसा सिचुएशन आए कि आपको किसी की मदद करनी पड़ेगी तभी सरकार बनेगी, क्या करेंगे उस समय? उस समय हम आपको एक ऐसा ऑपोजिशन बनकर दिखाएंगे जैसा बिहार ने कभी नहीं देखा। किस तरह का? आपकी भागीदारी की जरूरत होगी, उसके बगैर क्या फिर से चुनाव में मैंने कहा अपोजिशन, हम अपोजिशन में रहने के लिए तैयार हैं। हम किसी से हाथ मिलाकर सरकार नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये होगा ही नहीं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 9 के मंच पर। और हर जगह जन स्वराज के नेता, पटना में भी उदय सिंह जी थे, और लगातार जो आप मुद्दे उठाते हैं उसको हम लोग बहुत ज़ोरदार तरीके से उठाते हैं। पर आज मैं सवाल आपसे वैसा करने जा रहा हूं जो कि आपके बारे में किया जाता है, जो कि आपके क्रिटिक्स करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि उन तमाम डाउट्स को आप क्लियर करेंगे जो लोगों के जहन में है, दिमाग में। तो आपका एक बार फिर से टीवी 9 के मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारती जी, आप डिप्लोमैट रहे और बिहार की गलियों में टेढ़ी मेढ़ी राजनीति जिस तरीके से होती रही है और जिसकी चर्चा आप सबसे ज़्यादा करते हैं, पर अपनी पार्टी के भीतर की भी टेढ़ी मेढ़ी राजनीति से आप परेशान हो रहे हैं? ये सवाल है? जी जी। नहीं, कॉन्टेक्स्ट क्या है मैं आगे बताऊंगा, पर मैं ये आपसे ऐसे पूछा। आपने बात शुरू की कि मैं डिप्लोमैट हूं। जी हाँ, 35 साल मैंने भारतीय विदेश सेवा में गुजारे हैं, और उसमें से 25 साल मैं देश से बाहर 8 अलग अलग देशों में रहा हूं। जिन जिन देशों में रहा हूं उनमें से शायद एक ही डेवलप्ड कंट्री थी, हॉलैंड। उसके अलावा बाकी सारे देश भारत की तुलना में नीचे थे। लेकिन चाहे वो ईरान हो, टर्की हो, यूक्रेन हो, इंडोनेशिया हो, किसी भी देश में हम जहाँ रहे, उन देशों में रहकर जब मैं अपने माँ बाप से मिलने बिहार आता था तो मुझे लगता था कि हम 100 साल पहले चले गए हैं। समाज की बनावट ऐसी तंग है, सोच इतनी तंग है, ऐसा लगता है कि हम अभी भी 100 साल के पुराने समाज में जी रहे हैं बिहार में। तेहरान हो या
टर्की हो या यूक्रेन हो, कहीं भी हर व्यक्ति इस बात को जानता है और समझता है कि उसके अधिकारों की सीमा कहाँ है। क्योंकि वो ये भी जानता है जैसे ही उसने अपने अधिकारों की सीमा को लांघा, किसी दूसरे के अधिकारों का हनन हो रहा है। सभ्य समाज की ये निशानी है। बिहार में आने के बाद सारे नियम टूट जाते हैं, क्योंकि पिछले 35-40 सालों से हमने गुंडा राज देखा है। हमने वो राज देखा है कि जब किसी बाहुबली को मन करे वो आपकी दुकान में आकर घुस जाएगा, आपके ऑफिस में आकर घुस जाएगा, आपके घरों में आकर घुस जाएगा। आपके अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो हर आदमी के दिमाग में ये बात आती है कि मुझे जब जहां जितना हमारे अधिकार के अंदर है उसे पकड़ के रख लो, पता नहीं कब कौन आकर ले जाए। हम अपने अधिकारों की सीमा भूल गए हैं और इसीलिए समाज में जितनी समस्याएं आप देख रहे हैं वो उसी बेसिक रीजन से आता है। ठीक है, वो नहीं, सारी अभी बात खत्म नहीं हुई है। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा, बिहार की तंग गलियों में, मेरी पार्टी की तंग गलियों में, यही एग्जैक्टली वो बात है जहां पर मैं पहुंचना चाह रहा था। इन सारे प्रक्रियाओं से बिहार की तंग गलियां और भी तंग हो गई हैं। ये जो राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता यहां पिछले इतने डिकेड्स, इतने दशकों से हमारे ऊपर शासन करते आ रहे हैं, उनकी न तो नीयत थी न उनके पास नीति थी कि बिहार को सबसे पिछड़े राज्य होने से कैसे बाहर निकालें। 40 साल से बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य रहा है। कौन जिम्मेदार है? यहाँ के राजनीतिक नेता नहीं तो और कौन है? अब जब एक नया विकल्प आया है जनसुराज पार्टी का, तो आखिर इसमें लोग कहां से आएंगे? समाज से ही आएंगे। नेता कहां से आएंगे? बाकी दलों के नेताओं से आएंगे। अभी हम लोग यहां आने से पहले यही बात कर रहे थे। हमारी पार्टी जो एक नई पार्टी है, इसमें जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो विभिन्न बैकग्राउंड से हैं। उन सब की अपनी अपनी सोच, अपना अपना हिस्ट्री रहा है। अब उन सब को मिलकर एक नए बिहार की कल्पना में अपना कंधा लगाना है। उन सबको भी तो समझने में, बदलने में थोड़ा वक्त दीजिएगा। चलिए, हम पूरा वक्त देते हैं और हम देखते भी रहेंगे। हम जो अच्छी बात होगी तारीफ भी करेंगे, करते भी हैं, लेकिन हम बहुत बड़े क्रिटिक भी होंगे। पर ये इतना सारा आरोप आप मढ़ देते हैं। 2015 में तो आपके नेता चाणक्य थे। लालू नीतीश को जोड़ने का काम आपके नेता ने किया, इस बात को आप मत भूलिए। फिर 2017 में यूपी चले गए और वहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जोड़ने का प्रयास किया। फिर वापस यहां पर आ गए और यहां पर आए तो वो बीजेपी और जेडीयू में उनको क्या भूमिका चाहिए थी, मनचाही भूमिका मिली नहीं, ममता बनर्जी के पास चले गए। और जब सब जगह जाकर के उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने एक पार्टी का निर्माण कर दिया। और ऐसी परिस्थिति में जिस समय कि ना तो आपने कोई जिम्मेदार पद को स्वीकारा, ना आपका कोई ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने है, तो बड़ा आसान होता है लोगों पर उंगली उठाना, करप्ट कहना, चोर कहना। पर इन सब के साथ काम करने का अनुभव तो आपके नेता के पास है ना। इन सबको आपके नेता ने चुना था ना। लालू और नीतीश, जिनसे आप कहते हैं कि बिहार की बर्बादी के 2 सबसे बड़े कारण लालू और नीतीश है रहा है। फिर इन दोनों को साथ लाना, फिर उनकी सरकार बनाना, दिमागदार कहलाना, चाणक्य की भूमिका में रहना। आपको नहीं लगता कि आपके नेता अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे फिर से बिहार के लोगों के इमोशन के साथ वैसे ही खेल रहे हैं जैसे दिल्ली में एक नेता के लिए लोग अक्सर ऐसी बातें किया करते हैं? आपने 2 बार इस शब्द का यूज किया है, महत्वाकांक्षा। प्रशांत किशोर की क्या महत्वाकांक्षा है जो आप सोचते हैं पूरी नहीं हुई? ये तो आप बता दीजिए सर। नहीं, आपने कहा ना कि अगर चूंकि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई इसीलिए उन्होंने नई पार्टी बनाई।
मतलब आपके मन में है या आप जानते हैं सर कि कांग्रेस उनकी- से भी तो बात करने गए थे, कांग्रेस में भी बिल्कुल, महासचिव का बिल्कुल। पद। सर मैं दिल्ली महत्वाकांक्षा में ही क्या रहता थी? हूं, बात कहां फेल हुई ये मैं जानता हूं। बिल्कुल, आप हर जानते घाट हैं। का पानी पिया। मैं कह रहा हूं, मैं आपका प्रशंसक भी हूं, जी। और ये आप मेरा बहुत सारा वीडियो आपके प्लेटफॉर्म से वायरल भी हुआ जी। है, पर ये सारे सवाल आपके नेता के खिलाफ हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। आप कांग्रेस के पास गए, आप लालू के पास गए, आप नीतीश के पास गए, आप सबके पास गए, और जी। आपने कभी 7 निश्चय प्रोग्राम को हैंडल भी किया, युवाओं के नेता भी बने। कभी आप ये भी प्राउडली कहते थे कि नीतीश अपनी विरासत मुझे सौंपने जा रहे हैं। जब आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई तो कौन आपने सी पार्टी बना ली। महत्वाकांक्षा भाई? आप किस महत्वाकांक्षा की पूरी नहीं होने की बात कर रहे हैं, वो तो बताइए। वो क्या चाहते थे जो नहीं हुआ? जेडीयू टेक ओवर का जेडीयू को टेक ओवर करने की कभी महत्वाकांक्षा किसी के रहेगी? क्या ये सच बात है कि ये विरासत नीतीश जी मुझे सौंपने जा रहे हैं, ये प्रशांत किशोर ने नहीं बोला है? मैं आपसे पूछता हूं, मनोज भारती मेरी बात का सर आप रिस्पेक्टेबल ब्यूरोक्रेट रहे हैं, आप मेरी बात को सिरे से खारिज कर दीजिए। नहीं, मैं खारिज क्यों करूंगा? मैं इतनी ज़्यादा राजनीतिक समझ नहीं रखता हूं जितनी आप रखते हैं। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि अगर नीतीश बाबू के इतने ही प्यारे थे, उनके घर में रहते थे। नहीं, प्यारे तो नरेंद्र मोदी जी के भी थे। हाँ बिल्कुल, उनके साथ प्यारे भी तो रहते मोदी थे। जी के भी थे। तो और मैं खुद अगर केवटिया गया था, अगर वो ऐसा लगता था कि सारे मंत्री मोदी सरकार के प्रशांत किशोर के पीछे ही घूमते। एब्सोल्युटली। सो ही वाज सो नियर एंड डियर टू चीफ मिनिस्टर मोदी। तो अगर उनको छोड़ा तो कोई ना कोई कारण तो होगा। अगर नीतीश बाबू को छोड़ा तो कोई ना कोई कारण तो होगा। आप तो इतने सेलिब्रेटेड पत्रकार हैं, इतनी सारी हिस्ट्री जानते हैं। मैं बहुत छोटा पत्रकार हूं सर, इतनी सारी हिस्ट्री जानते हैं, तो ये भी हिस्ट्री जानते होंगे। जब उन्होंने मोदी जी को छोड़ा तो कुछ कहा, क्या कहा? जब उन्होंने नीतीश बाबू को छोड़ा तो कुछ कहा, क्या कहा? आप ये भी बता दीजिए जनता को। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बताया था कि मैंने नीतीश बाबू को क्यों छोड़ा। उन्होंने साफ साफ बताया था कि मैंने मोदी जी को क्यों छोड़ा। यह भी आप जनता को बता दीजिए, और तब आप बताइए कि उनकी कौन सी महत्वाकांक्षा थी जो कि गलत थी या जो पूरी नहीं हुई। उनकी महत्वाकांक्षा पहले चाहे जो भी हो, जब और वो एक काम कर रहे थे, इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल वर्क, आई मीन ऑफ हिज ओन, इट वॉज अ पॉलिटिकल वर्क फॉर समबडी एल्स। किसी दूसरे के लिए काम कर रहे थे। 2021 में जब ये डिसाइड किया कि हम ये काम अब नहीं करेंगे, और उसके साथ भी एक राइडर है, वो ये कि हमने देख लिया कि हमने जिसको राजा बनाया उसने जनता के लिए कुछ नहीं किया। ये राइडर है। आप फिर से मैं कहूंगा, आप सेलिब्रेटेड पत्रकार हैं, टीवी 9 कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, तो आप जानते हैं, आपको रिकॉर्ड मिलेगा कि उन्होंने कहा कि मैंने इस काम को इसलिए छोड़ा क्योंकि जिसको भी राजा बनाया उसने जनता की भलाई नहीं की। तो अब डिसाइड किया है कि मैं सीधा चलिए सर जनता के पास जाऊंगा। आपकी बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरा काम है सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे आप ये बता दीजिए कि दो सबसे बड़े, जिनको आपके नेता कहते हैं कि बिहार की बर्बादी के कारण जो दो सबसे बड़े नेता हैं लालू और नीतीश, इनको एक साथ प्लेटफॉर्म पर लाने का मतलब ये है ना कि बिहार की बर्बादी में आपके नेता का भी योगदान था, कुछ समय के लिए रहा है। डू यू एक्सेप्ट इट? योगदान बिहार के बर्बादी का या बिहार में खुशहाली लाने की कोशिश? चूंकि आप कहते हैं सर, मैं नहीं कह रहा हूं, चूंकि आपके नेता ही कहते हैं कि ये दो लीडर जो सबसे टॉलेस्ट लीडर हैं बिहार के, पिछले 35 सालों में बिहार की बर्बादी की वजह ये दोनों। तो 2015 में जिनको आप सबसे बड़े बर्बादी की वजह मानते थे, उनको एक साथ लाना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना, इसका मतलब है कि बिहार की बर्बादी में प्रशांत किशोर का भी योगदान रहा है। मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो देता हूं। 2015 में उन्होंने देख लिया कि मोदी जी की ये नीयत नहीं है कि बिहार में सुधार हो, और
इसीलिए बीजेपी को हटाकर बाकी दलों को मिलाकर एक ऐसा गठबंधन बनाया जाए जो बिहार की सुधार के लिए काम कर सके। कोशिश अच्छी थी, लेकिन वो भी नहीं चला। जब वो नहीं चला तो उन्होंने उसको छोड़ दिया, और वो आर्ग्यूमेंट अभी भी है। जब उन्होंने कहा कि मैंने जिसे भी आगे बढ़ाया, जिसे भी राजा बनाया, उसने जनता के लिए काम नहीं किया, और इसीलिए मैं इस काम को अब छोड़ता हूं। पर अगर ऐसा था सर, तो 2017 में बीजेपी और जेडीयू को साथ लाने का क्रेडिट भी तो लेते हैं पीके। कई मीडिया I don't रिपोर्ट्स think हैं। so. अगर ऐसा था तो फिर से इनको साथ क्यों लाया? मोदी और जेडीयू को साथ क्यों लाया? नीतीश को साथ क्यों लाया? ऐसा करते और हैं। इसलिए आपके नेता को सौदेबाज और सौदागर कुछ लोग कहते हैं। मैं चाहूंगा आप क्लियर करें, मेरा भी डाउट क्लियर करें और जनता तक आपकी बात पहुंचे। तो इसमें क्या बिल्कुल सच्चाई नहीं है? सच्चाई केवल इस बात में नहीं है कि कोई भी विरोधी दल या आप जैसे लोग जो विरोधियों दलों की नहीं सर, अंदर की कहानी ये भी है कि 2019 में सीट बंटवारे को लेकर के जेडीयू और बीजेपी में बात बन नहीं रही थी, ये मैं बता दूं। और बात ये कई मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा है कि प्रशांत किशोर की वजह से ही ये संभव हो पाया। मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सम्राट चौधरी ने सौदेबाज, लाइजनर, इस तरह पॉलिटिकल राजनीतिक सौदेबाज, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये सारे वाकये जो मीडिया रिपोर्ट्स में रिपोर्टेड हैं, क्या आपको लगता है कि ये सब गलत हैं? आप खारिज करते हैं? इन सब बातों को अभी क्यों उठाया जा रहा है? एक बार इस पर सवाल नहीं किया जाए? मैं बिल्कुल सवाल करता हूं। क्यों उठाया जा रहा है? चूंकि मैं उनसे सवाल करता हूं, पर आपसे उसका जवाब चाह रहा हूं। यही मैं जवाब कहना तो चाह मैं दे रहा हूं जी। अब जनसुराज और प्रशांत किशोर की जो स्टेटस हो गई है जनता के बीच में, जो एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है, जो स्वीकार्यता हो गई है, उससे बाकी दलों के पैरों के तले की जमीन खिसकती नजर आ रही है। जब उन्हें कुछ और समझ में नहीं आता तो वो सौदेबाज कहेंगे। ग्रुप बी टीम, बीजेपी की बी टीम एक कहता है और दूसरा आरजेडी की बी टीम कहता है। ये सब तो जनता का दिमाग भटकाने का इनका नया नया तरीका है। हमें फोकस इस बात पे करना चाहिए कि आज बिहार को जरूरत क्या है। क्या बिहार की जरूरतों को ये लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं ये पूरा कर सकते हैं? अगर ये पूरा कर सकते हैं तो इतने दिनों से जो शासन में है उन्होंने क्यों नहीं किया? वेदर देयर वाज प्रशांत किशोर और नॉट, उन्होंने इतने सालों के शासन में बिहार की समस्याओं को क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं उसका समाधान किया? उनके पास, मैं फिर से कहूंगा, उनके पास न तो नीयत सही है, न उनको मालूम है कि कैसी नीतियां बनाई जाए जिससे बिहार विकास के नाम पर एक पायदान भी ऊपर आ सके। 28वीं पोजीशन से देश में 27वीं पोजीशन पर भी आ जाए, इसकी भी उनको अकल नहीं है। एक्सेप्टेबल सर। और मैं आपके जो मुद्दे हैं वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है, और मैंने अपने मन से अपने चैनल के जरिए कई बार ये बातें कही भी है कि आपके जो मुद्दे हैं वो लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लोगों के बीच चर्चा का विषय है। ये वोट में कितना तब्दील होगा ये समय बताएगा, लेकिन आपके मुद्दे बड़े ही जेन्युइन हैं और लोगों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं। इस बात से मैं भी इनकार नहीं कर सकता हूं। मैं आपका क्रिटिक हो सकता हूं, लेकिन जो हकीकत है उसकी तारीफ करूंगा ही करूंगा। पर अब मैं आप पे आता हूं। आप शुरुआत में प्रोजेक्ट किए गए बड़े डिप्लोमैट, ऐसे समाज को प्रोजेक्ट किया गया कि आप दलित बिरादरी से आते हैं, आप अध्यक्ष होंगे। क्या आपको लगता है कि पीके और उदय सिंह के बीच में, क्योंकि एक बड़े राजघराने से आते हैं, उनकी राजनीतिक विरासत भी बहुत बड़ी है, उनका फैमिली ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा है, पीके बड़े नाम है, कभी चाणक्य की भूमिका में थे, आज खुद रिंग में उतर गए, क्या इन दोनों के बीच में कहीं आप गुम हो गए सर और पार्टी ने आपके साथ खेल कर दिया? अच्छा किया आपने ये सवाल पूछ लिया, जिससे कि लोगों को भी तो समझ में आए। जब
जनसुराज को बिहार में लॉन्च किया गया था, तो उस समय एक अध्यक्ष था जिसके रूप में मुझे चुना गया था। और मुझे क्यों चुना गया था, इसके सारे लॉजिक पहले से ही पता हैं। लोगों को मालूम है कि समाज को 5 वर्गों में बांटा था और जो सबसे निचला वर्ग था उससे पहला अध्यक्ष बनना था, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, आप कॉम्पिटेंट भी हैं, नो डाउट, बिकॉज यू थैंक यू वेरी आप मच, कॉम्पिटेंट भी हैं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। Thank you. आपने 35 साल फॉरेन अफेयर्स को दिया है, डिप्लोमेसी को दिया है, पर ये कॉम्पिटेंसी बिहार में नीचे रखा गया और ऊपर रखा गया कि आप दलित बिरादरी से आते हैं। इसको प्रशांत किशोर ने भी उसी तरीके से बुनाया, या पार्टी ने भी उसी तरीके से बुनाया जैसे और तथाकथित जाति आधारित पार्टियां करती हैं। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपकी जाति को ज्यादा बुनाया गया, आपकी कॉम्पिटेंसी को कम बुनाया गया। क्या अब आपको लगता है कि उस समय तो बुना लिया गया, पर ये ठाकुर और ब्राह्मण के बीच में एक दलित नेता गुम हो गया? नहीं, मुझे बात पूरी कर लेने सर, देते तो प्लीज, ज़्यादा अच्छा होता। प्लीज। जो कहा गया, मंच से भी जो कहा गया प्रशांत जी के द्वारा, उसमें यही कहा गया था कि हमारे पास समाज को हमने 5 वर्गों में बांटा है, जातियों और धर्मों में नहीं, और उन 5 वर्गों में हर वर्ग में काबिल लोग हैं। लेकिन उन्होंने सारे लोगों से बातचीत करके ये डिसाइड किया कि जनसुराज पार्टी में जो सबसे नीचे के दर्जे पर हैं उसके काबिल इंसान को पहला हक दिया जाए अध्यक्ष पद का, प्रदेश अध्यक्ष पद का। यही किया गया। अब जब चुनाव लड़ने की बात आई तो उपचुनाव नहीं, मेन चुनाव लड़ने की बात आई तो चुनाव क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का, चुनाव आयोग का ये मुद्दा है, ये एक रिक्वायरमेंट है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक नेशनल अध्यक्ष होना चाहिए उनके रजिस्टर में, और वो नेशनल अध्यक्ष हमारे पास था नहीं। हम प्रदेश अध्यक्ष बने गए थे क्योंकि उस समय बिहार में इलेक्शन की बात चल रही थी। नेशनल अध्यक्ष बनाने के लिए राज्य की कमेटी ने, राज्य की कोर कमेटी ने इस बात पर निर्णय लिया कि हमारे नेशनल अध्यक्ष कौन होने चाहिए, और उस समय जो डिसीजन लिया गया उसके आधार पर उदय जी को नेशनल अध्यक्ष बनाया गया। अब आप स्ट्रक्चर देखिए, लाइक अ फेडरल स्ट्रक्चर, देयर इज अ नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद हर प्रदेश के लिए, अभी तो हम केवल बिहार में हैं इसलिए बिहार का एक प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, उसके साथ एक कोर कमेटी होनी चाहिए जो सारे डिसीजंस लेगा। इस पूरे प्रकरण में ये बात अब रेलेवेंट नहीं हो जाती कि कौन किस कास्ट से है और कौन किस वर्ग से है। अगर मैं अपने काम से डिससैटिस्फाइड हूं और मुझे लगता है कि मुझे उदय सिंह और प्रशांत किशोर जी के बीच में दबा दिया जा रहा है, then it will not work because I can leave any time. I am not bound by any other requirement or thing. मैं जिस रीजन से किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा, मैंने जब रिटायर किया तो मुझे और भी दलों से ऑफर आए थे, लेकिन मैंने जानते बूझते हुए कि इन दलों से वो काम नहीं होने वाला है जिसके लिए मैं सोचता हूं मुझे राजनीति में जाना चाहिए। ठीक है सर। जो सोच यहां मिली, जनसुराज की सोच यहां मिली, अगर उस सोच में कहीं भी मुझे ये लगा कि ये अब संभव नहीं है इस पार्टी के द्वारा, then I will be away from the politics once again. मैं इस जंजाल से निकल जाऊंगा। मैं लास्ट 2-3 सवाल आपसे करना चाहूंगा। अब विपक्षी पार्टी की बात करते हैं। आप दिलीप जायसवाल की बात लाए, आप मंगल पांडे की बात लाए, आपने सबको करप्ट बताया। ये सिर्फ जनता में नैरेटिव बनाने का प्रयास था? आपके विरोधी कहते हैं चीप पॉपुलैरिटी पाने का प्रयास है, पर आप कोर्ट क्यों नहीं गए? एविडेंस क्यों नहीं रखा? आप बार बार कहते हैं तीसरी किस्त लाएंगे, चौथी किस्त लाएंगे, कई सारे ब्यूरोक्रेट्स को एक्सपोज करेंगे। कब करेंगे सर?
कर तो दीजिए, उनके चेहरे को बेनकाब तो करिए। आप दिलीप जायसवाल को हत्यारा बता चुके हैं, आप मेडिकल कॉलेज को हथियाने वाला बता चुके हैं, सम्राट चौधरी की डिग्री पे आरोप लगा चुके हैं, मंगल पांडे के फ्लैट पे कैसे दिलीप जायसवाल ने उनको मैनेज किया, आपने सारी बातें की, पर आप आरोप लगाते हैं, भाग जाते हैं। कहीं अरविंद केजरीवाल के रास्ते पे तो नहीं चल पड़े हैं आप? हमने वो कौन से आरोप लगाए हैं जो गलत दिखाई दे रहे हैं? आप जनता से पूछिए, जो भी आरोप लगाए गए हैं उसका किसी ने कभी खंडन किया? नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म से किया। सम्राट बहुत लंबे, मैंने यही पूछा था कि क्या आप प्रशांत किशोर से डरते हैं, तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या आपको उन्होंने ऑबलाइज किया। आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब अगर हमारा इंटरव्यू देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि एक पत्रकार के तौर पर अपने दायरे में जो मैं काम कर सकता हूं वो कर रहा हूं, और टीवी 9 ने इसके लिए हमें मंच दिया। तो मैंने उनको वहीं पे खारिज किया था कि हम कभी भी किसी के बहकावे या किसी के प्रेशर में कोई सवाल नहीं करते और ना किसी तरीके से ऑबलाइज्ड होते। पर मेरा सवाल ये जेन्युइन है, क्योंकि आपने कहा था तीसरी किस्त लाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे, उस ऑफिसर को बेनकाब करेंगे जिसने दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दे दिया था। वो ऑफिसर कौन है सर? उनको कब कोर्ट लेके जा रहे हैं, जेल कब भिजवा रहे हैं, या सिर्फ जनता के बीच में नैरेटिव बना रहे हैं? दो पार्ट है। हम कब तीसरी और अगली किस्त ला रहे हैं वो आप जल्दी ही देख लेंगे। सर समय तो बता दीजिए, जब पेशेंस इज रनिंग आउट सर, सब लोग जानना चाहते हैं। वो जल्दी हो जाएगा। और दूसरी चीज, जो कुछ जनता को बताना है वो हम जनता को बता रहे हैं। जो जनता को बताना है वो जनता को बता रहे हैं। अब इससे जिनको प्रॉब्लम है वो अपना क्लैरिफिकेशन दे दें। जनता हर समय ये समझती है कि अगर एम्बुलेंस बेचे गए हैं और उनके फेस पर करोड़ों रुपए कमाए गए हैं तो इसमें सच्चाई है या नहीं। जनता ये बात जानती है कि अगर किसी मेडिकल कॉलेज को हथियाया गया है गलत तरीकों से तो वो सच है या नहीं। जनता ये बात जानती है कि अगर कोई आदमी मर्डरर है तो उसमें सच्चाई है या नहीं। जनता को हर कुछ मालूम है। और थैंक्स टू यू, आपको धन्यवाद करना चाहिए, मतलब पत्रकारों को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा जनता को टीवी 9 ने इस पर कई शोज किए हैं और आपने अपने एक्स हैंडल से कई हमारे वीडियोस को वायरल किया। ये मैं बता सकता हूं आपको, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, अगला किस्त कब, हमें न्यूज नया कब मिलेगा? हमारी यात्रा में आप सहभागी हैं, हम अपने साथ आपको लेकर चलेंगे और विश्वास मानिए अगली किस्त जब आएगी तो सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। इस चुनाव का परिणाम आप क्या देख रहे हैं जी? इस चुनाव का परिणाम आप क्या देख रहे हैं? आप सिर्फ वोट कटवा के रूप में रहेंगे? क्योंकि कहते हैं पहली बार हारने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, दूसरी बार हराने के लिए चुनाव लड़ा जाता है, और तीसरी बार सत्ता में भागीदारी के लिए चुनाव लड़ा जाता है। पर प्रशांत किशोर के पास इतना धैर्य नहीं है, ये आपके क्रिटिक्स कहते हैं। क्या इस बार आप सत्ता में आने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? और अगर आ गए तो एक दलित चीफ मिनिस्टर बनेगा, एक ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर बनेगा, या एक ठाकुर चीफ मिनिस्टर बनेगा? एक आप सवाल एक बार में एक करें तो आंसर देने में सुविधा होती है। आप 5 सवाल पूछते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सबका जवाब दे दूं। तो सबसे पहली बात मैं आप सबको याद दिलाना चाहूंगा, जनता को, आप सबको तेलुगु देशम याद है? तेलुगु देशम जब आई थी तो पहले चुनाव में क्या हुआ था? और पहले चुनाव में हम जो आपने प्रोवर्ब यूज किया कि पहले चुनाव में क्या कहा आपने? हारने के लिए, दूसरा फिर दूसरे में हराने के लिए, और तीसरी बार सत्ता में भागीदारी उसका तो अपवाद ऑलरेडी है और हम भी अपवाद से बढ़कर कुछ आपको दिखाएंगे, इसकी कोशिश जारी है। दूसरी चीज कि हम जनसुराज में शासन पाने के लिए नहीं लड़ रहे। शासन पाकर शक्ति में आ जाना, पावर ग्रैब कर लेना,
दूसरे राजनीतिक दलों की नीयत होती है। इसका एक सबसे प्राइम एग्जाम्पल है कि हमने बार बार ये डिक्लेयर किया है कि हम न तो कोई प्री पोल अलायंस करेंगे, न ही कोई पोस्ट पोल अलायंस करेंगे। अलायंस वो करते हैं जो किसी भी तरह से सत्ता में आने के लिए मरे जा रहे हैं, किसी भी तरह से पावर पे आ जाएं, गद्दी पे बैठ जाएं, इसकी कोशिश में मरे जा रहे हैं, वो लोग गठबंधन करते हैं। हम गठबंधन के खिलाफ हैं, क्योंकि हम यहाँ शासन के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें ऐसे लोगों को साथ में लेकर चलना होगा जो व्यवस्था परिवर्तन में हमारा साथ दे सकें। बाहुबली और माफिया के लोग और गुंडे लोग हमारे साथ अगर आए तो वो बिहार की व्यवस्था नहीं बदल पाएंगे। हम ऐसे लोगों को चुनने में लगे हैं जो हमारे साथ जब चले तो व्यवस्था परिवर्तित हो सके। इसीलिए हर रोज जितने कार्यक्रम जनसुराज के आज हो रहे हैं उतने किसी भी राजनीतिक दल के नहीं हो रहे हैं। लगभग 3 से 5 लाख लोग हर रोज जनसुराज से जुड़ते जा रहे हैं। पूरे बिहार में 3 से 5 लाख लोग जनसुराज से हर रोज जुड़ते आ रहे हैं। अब आप तो फिर से मैंने कहा एक्सपीरियंस पत्रकार हैं, जोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए आज हमारा वोट परसेंटेज केवल 10 है, जो कि उपचुनाव तक था, हर रोज अगर 3 से 5 लाख लोग हमसे जुड़े तो अगले 50 दिनों में कितने लोग जुड़ जाएंगे और हमारा वोट परसेंटेज कहां तक पहुंच जाएगा, ये समझ लीजिए। मुख्यमंत्री कौन सर? मुख्यमंत्री का चुनाव हमारे यहाँ गणतांत्रिक तरीके से होता है, और जब विधायक चुन लिए जाएंगे और मुख्यमंत्री बनाने का समय आ जाएगा तब वही विधायक बैठकर चुन लेंगे कि कौन आदमी मुख्यमंत्री बनने के लायक है। चलिए, ये बात तो आपने कह दी। अब मेरा अंतिम सवाल आपके साथ होगा। ऐसा सिचुएशन आए कि आपको किसी की मदद करनी पड़ेगी तभी सरकार बनेगी, क्या करेंगे उस समय? उस समय हम आपको एक ऐसा ऑपोजिशन बनकर दिखाएंगे जैसा बिहार ने कभी नहीं देखा। किस तरह का? आपकी भागीदारी की जरूरत होगी, उसके बगैर क्या फिर से चुनाव में मैंने जाना कहा चाहेंगे? अपोजिशन हम अपोजिशन में रहने के लिए तैयार हैं। हम किसी से हाथ मिलाकर सरकार नहीं बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये होगा ही नहीं। पर आपके बारे में कहा जाता है, सम्राट चौधरी टीवी 9 के मंच से कह रहे थे कि ममता बनर्जी के कहने पर वो आरजेडी की मदद करने आए हैं। आरजेडी वाले कहते हैं आप बीजेपी की बी टीम है, फला कॉरपोरेट आपको फंड कर रहा है, जो पीछे की बात है। अब आप किसकी बी टीम है, जरा ये बता दीजिए। वही तो 2 चीजें हैं। आपने पहले भी एक शब्द यूज किया था, वोट कटुआ, शायद हमने उसके बारे में पहले बता दिया था। हम वोट कटुआ हैं क्योंकि हम नई पार्टी हैं। जो वोट हमारे पास आएंगे वो किसी न किसी के तो थे, हम तो वोट काटने ही आए हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि हम इतने वोट काट लेंगे कि वो सब का सब स्ट्रक्चर जो उनका है वो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इतने वोट काटेंगे। जेडीयू के बारे में आपका क्या सोचना? अच्छा, और दूसरी चीज आपने कही, हर कोई हमें दूसरे की बी टीम कह रहा है। पहले शुरुआत की आरजेडी ने, जब उनके मुस्लिम वोट की संख्या कम होने लगी, उनको डर लगने लगा, तब उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की बी टीम हैं और वो आरजेडी को हराने के लिए आए हैं। अब कुछ दिनों से आपके ग्रेट लोग बीजेपी वाले ये कहने लगे हैं, हमारे लोग नहीं है सर, कि हम, वो आप ही के लोग हैं, कि हम आप ही उनके साथ काम किए, आपके हैं। प्रशांत जी ने, हमारे लोग नहीं। वो लोग कहने लगे हैं कि हम आरजेडी के बी टीम हैं। मैं आपको आज आश्वस्त करता हूं, मैं टीवी 9 का हूं और टीवी 9 के लोग हमारे। मैं टीवी 9 को आश्वस्त करता हूं कि न तो हम बीजेपी की बी टीम है, न ही आरजेडी की बी टीम है, हम जनता की ए टीम है, और यही आप चुनाव के रिजल्ट में भी देखेंगे। चलिए सर, आप टीवी 9 के मंच पर आए, बहुत तरह के मैंने कड़े सवाल भी पूछे,
पर मैं अप्रिशिएट करूंगा कि हर सवाल का जवाब आपने बड़ी ही साफ गोई से दिया और बड़ी ही सहजता से दिया। टीवी 9 के मंच पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी मेरी शुभकामनाएं।